तो यू मेक मोर पॉइंट्स टू गेट योर पीआर कार्ड। लेकिन ये एक था, लेकिन मैं इसको एडवाइस नहीं करता। ऐसे भी हमारे, मैं जो बता रहा हूँ कि जो कॉन्सुलेट जनरल हैं उन्होंने भी एक, ये हमने डिस्कशन की वहाँ सारे इंडियंस का, कि थोड़ी सी एक तो अवेयरनेस, और अगर आपको अपना बच्चा भेजना है पढ़ाई के लिए तो उसको। नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर गजेंद्र अहलावत। कनाडा में डेंटल सर्जन हैं और अपने खुद के कई हॉस्पिटल हैं उनका संचालन करते हैं। डॉक्टर गजेंद्र अहलावत से बात करेंगे आज कनाडा के बारे में, किस तरह का वहाँ का माहौल है। एक रिसेशन आया हुआ है, हमारे इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं, उनके लिए किस तरह से मौके हैं। कनाडा किस तरह का देश है, जो बच्चे कनाडा जाने की इच्छुक हैं किस तरह से प्लानिंग करके वहाँ जाएं, और डॉक्टर साहब का जो सफ़र है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं? हरियाणा में आपका गाँव कौन सा है, कहाँ रहते हैं? करमपाल जी, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। मैं जींद में पढ़ा प्राइमरी एजुकेशन जी, लेकिन बाद में मैं दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली पब्लिक स्कूल में जी। बेसिकली जो हमारा गांव है वो लिजवाना है। लिजवाना जुलाना हल्के में? हाँ, जुलाना कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है जी। मेरे ग्रैंडफादर वहाँ से एमएलए रहे हैं, चौधरी फतेह सिंह जुलाना हल्के से विधायक रह चुके हैं, हरियाणा विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं जुलाना हल्के का जी। हाँ जी। तो फिर 12th के बाद मैंने यहाँ से BDS किया जी। तो BDS करने के बाद मैंने रेजिडेंसी प्रोग्राम किया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली से, और उसके बाद जब ये 98 में मैंने रेजिडेंसी की एम्स न्यू दिल्ली से, तो उस टाइम पे बहुत ट्रेंड था कि अमेरिका, अगर आप डॉक्टर हो तो अमेरिका में आपका यू शुड गो टू अमेरिका, है ना, वो नंबर 1 डेस्टिनेशन था जी। तो मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, और फिर मेरा एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया था न्यूयॉर्क। जिस भी भाई को 6.5 से 7 लाख रुपए में 5 फीस है, एम्बेसी फीस, सर्विस फीस, फार्म भरने की फीस यूनिवर्सिटी की, और आपकी 1 सेमेस्टर की फीस, और हमारी भी फीस, आप 6.5 से 7 लाख रुपए में अमेरिका जाना चाहते हो। बहुत लोगों के वीज़ा लग रहे हैं, और मिशन हमारा ये है कि किसान और मजदूर परिवार का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका कनाडा कैसे जाए। और हमने अभी 9 दिन में 36 वीज़ा अमेरिका के हमारे हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि एक ऑफिस में करमपाल आर्य जी वहाँ बैठते हैं। आपकी सेवा के लिए करमपाल आर्य जी के पास जाइए, और उनका टेलीफोन नंबर भी हम ऊपर लिख देंगे। आप करमपाल आर्य जी से संपर्क करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, अपने परिवारों को कनाडा और अमेरिका वहाँ भेज सकते हो, और इन्हीं रेटों में आप जा सकते हो अमेरिका। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीज़ा भी लग रहे। पिछली दफ़ा भी हमारे 250 वीज़ा थे, किसी एक ऑफिस का इतना वीज़ा नहीं हो सकता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप आना करमपाल आर्य जी ऑफिस में। जय हिंद, भारत माता की जय। और फिर मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वहाँ आपको प्रैक्टिस करनी है या लाइसेंस लेना है एज ए डेंटिस्ट, तो आपको DDS प्रोग्राम करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे BDS है इंडिया में 12th के बाद, लेकिन वहाँ ग्रेजुएशन के बाद है, या तो DDS करो या DDS और DMD, वो उस DDS प्रोग्राम कहते हैं, वो आफ्टर ग्रेजुएशन है। लेकिन अगर आपने इंडिया से कर रखा है तो आपको वो 1 या 2 साल का क्रेडिट देते हैं। तो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैंने 3 साल का DDS प्रोग्राम किया, फिर 1 साल की रेजिडेंसी की वहाँ न्यूयॉर्क हॉस्पिटल क्वींस से, जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। तो उसके बाद मुझे न्यूयॉर्क स्टेट का लाइसेंस मिला। काफ़ी और स्टेट्स में मैंने काम किया वहाँ पे, 4 साल अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया, ओहायो, जॉर्जिया, मिशिगन। तो उसके बाद मैं कनाडा में मेरे पास परमानेंट रेजिडेंसी थी, बाद में मैं सिटीजन था कनाडा का। तो ये अमेरिका से कनाडा कैसे पहुंचे? कनाडा का लाइफस्टाइल थोड़ा सा अच्छा था, अमेरिका में थोड़ा वर्क फोकस ज़्यादा था। और कनाडा का मेरे पास परमानेंट ग्रीन कार्ड था, लाइक PR कार्ड था जी। और वहाँ मैं लाइन में था अमेरिका में, तो वहाँ का ग्रीन कार्ड लेने में काफ़ी टाइम लगता है जी। कोई भी डॉक्टर हो या प्रोफेशनल हो। लेकिन कनाडा में फिर आपको बहुत जल्दी इमिग्रेशन मिल जाती है, बहुत जल्दी सिटीजन बन जाते हो। लेकिन आप कनाडा में भी रह के अमेरिका काम कर सकते हो अगर आपके पास अमेरिकन लाइसेंस है तो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे लाइसेंस्ड प्रोफेशनल है, जैसे मेरे पास न्यूयॉर्क स्टेट का भी लाइसेंस है। मैं न्यूयॉर्क में भी काम
काम करता हूँ, और मेरे पास पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, ओहायो, इन स्टेट्स का भी मेरे पास लाइसेंस है। लेकिन मैं बिल्कुल न्यूयॉर्क के जो आगे है वो हमारी ओंटारियो प्रोविंस है कनाडा की, तो वहाँ पे मेरा डेंटल ऑफिस है, सनशाइन डेंटल क्लिनिक। कितने हॉस्पिटल रन कर रहे हो आप वहाँ? मेरे पहले तो लाइक आई यूज्ड टू हैव 5 डेंटल ऑफिसेज एट वन टाइम, 5 थे, लेकिन फिर थोड़ा सा वाइंड डाउन किया क्योंकि बहुत रनिंग अराउंड हो जाती है, बहुत काम हो जाता है। तो अब मेरे पास 2 क्लिनिक हैं। 2 क्लिनिक हैं। हाँ जी। कैसा सफ़र, कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियाँ रही यहाँ तक पहुँचने में आपको? देखो कि ये एक ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं मिलती जी, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। और जब मैं गया करमपाल जी तब तो जितनी अवेयरनेस नहीं थी जी, बहुत कम बच्चे जाते थे। और मैं आपको बताऊं, जब मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में था तो हालांकि जो मेरा डेंटल स्कूल है वो लार्जेस्ट डेंटल स्कूल इन द होल वर्ल्ड है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री। तो मेरी क्लास में 250 स्टूडेंट्स का बैच होता है। तो हमारी जो ग्रेजुएशन होती है वो वहाँ के स्टेडियम में होती है, लाइक यंकी स्टेडियम, मेडिसन स्क्वायर गार्डन, इतनी बड़ी क्लास होती है। तो अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो मेरी क्लास में मेरे ख्याल अकेला ही था जो हरियाणा से था। उस समय की बात है, ये 2001 से 2006 तक मैं न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। तो दूसरे जो स्टूडेंट्स थे, जैसे गुजरात से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, आंध्र प्रदेश से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, और पंजाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बाकी वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स या वहाँ के लोकल बॉर्न बच्चे। और हरियाणा अकेले थे आप? हैं, हरियाणा का मैं अकेला। अवेयरनेस तो बहुत ही कम थी। हाँ, हमारे हरियाणा में उस टाइम बहुत ज़्यादा कम थी। और आज जैसे इस सेमिनार में हम आए तो मैं एक और से किसी से मिला, तो उनकी डॉटर ने भी अब NYU से की। तो एक प्राउड की बात है कि धीरे धीरे हरियाणा में भी बड़ी अवेयरनेस फैल रही है, और बच्चों का बहुत ट्रेंड हो रहा है बाहर जाने के लिए, और बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ का भी अब बहुत ज़्यादा पता है जी। अभी मैं दर्शकों को बता दूं, अभी हम रोहतक में हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में, और यहाँ अमेरिका, कनाडा और UK से एक पूरा डेलीगेशन आया हुआ है कि हरियाणा के बच्चे विदेशों में जाकर कैसे अपनी सक्सेस स्टोरी को, अपनी लाइफ की जर्नी को शुरुआत कर सकते हैं, कैसे वहाँ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। एक छोटे से दायरे से बाहर निकल के जाएं, पूरी दुनिया में घूमें, एक बार ज़रूर देखें वहाँ किस तरह काम है। आप पढ़ाई के ज़रिए जाएं या आप नौकरी के ज़रिए जाएं, पढ़ाई के ज़रिए जाना थोड़ा आसान रहता है। वो मैं हाँ जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि अगर आप पढ़ाई के ज़रिए जाएं, वहाँ की पढ़ाई करें, और फिर अगर आप वहाँ की इमिग्रेशन लें, तो ये एक बेस्ट तरीका है वहाँ जाने का। और मैं नहीं चाहता कि आप इलीगल जाएं, उसमें बहुत कठिनाइयां हैं, वो सेफ रास्ता नहीं है। तो आप प्रॉपर अपना होमवर्क करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, पता करें। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, जरूरी नहीं कि आप किसी बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, आप किसी छोटे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। और छोटे यूनिवर्सिटी के बाद आपको बड़े यूनिवर्सिटी में उनको भी बुला लेते हैं। डॉक्टर ग्रेवाल को आप यू वांट टू ज्वाइन, प्लीज कम। डॉक्टर ग्रेवाल से एक अलग से हम इंटरव्यू। अच्छा, लेकिन आप आ जाइए 1 मिनट प्लीज। या ये डॉक्टर ग्रेवाल, शी इज आल्सो फ्रॉम जी। हाँ जी, तो थोड़ा परिचय एक बार बीच में दर्शकों को। मेरा नाम डॉक्टर सुमन ग्रेवाल है और मैं पिछले 21 साल से न्यूयॉर्क में हूँ जी। और इस टाइम पे मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्लोबल रेगुलेटरी अफेयर्स के लिए काम कर रही हूँ जी। और आप पड़ताल टीवी पर डॉक्टर ग्रेवाल से एक अलग से इंटरव्यू पूरा सुनेंगे। और बात चली थी डॉक्टर साहब वाला हाँ जी जी। तो किस तरह से, जैसे आप स्टडी के जरिए गए थे, इजीली वहाँ सेट हो गए, तो हमारे यहाँ इजीली सेट नहीं हुआ जी उसमें, क्योंकि हाँ जी, वो ये होता है कि जहाँ जो हमारी यहाँ डॉक्टरी की डिग्री है, जैसे MBBS है, मैंने यहाँ से BDS की थी, वो वहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो वो you have to go to a dental school, और चलो MBBS के बाद you have to enter into a residency program to get a license, और ऐसे भी बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उनका अपना एक लाइसेंसर प्रोसेस है, और वो थोड़ा एक रिग्रेस करिकुलम है कि that you have to go through, और it takes time, it takes lots of courage and energy। तो जो बच्चे डॉक्टर साहब यहाँ BDS कर चुके हैं, MBS कर चुके हैं, अब वो वहाँ जाना चाहें, उनको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी फिर?
ओके, सो इन यूएस यू हैव टू गो टू ए डेंटल स्कूल। तो पहले तो अमेरिका में बहुत कम डेंटल स्कूल्स थे जो फॉरेन नेशनल डेंटिस्ट को लेते थे जी। तो मोस्टली वो ईस्ट कोस्ट पे थे। जैसे न्यूयॉर्क में 3 डेंटल स्कूल हैं, बॉस्टन में 3 डेंटल स्कूल हैं, एक शिकागो में है और एक फ्लोरिडा में है और एक UCSF था कैलिफोर्निया में, USCLA है, लोमा लिंडा है और लेकिन अभी वो स्कूल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए जो इंटरनेशनल डेंटिस्ट को लेते हैं। जैसे रटगर्स न्यू जर्सी है, सुनी बफलो है और मैंने सुना कि और भी बहुत सारे स्कूल्स ने अब इंटरनेशनल डेंटिस्ट को लेना शुरू किया है। लेकिन उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और वो एग्ज़ाम वहीं पे होता है जी, प्रोमेट्रिक सेंटर में। पहले आपको अपनी डिग्री एक्रेडिटेशन करवानी होती है। जैसे यहाँ पे 12th के बाद है BDS प्रोग्राम, BDS के बाद आप MDS करते हो। MDS की मैं क्या स्पेशल, देयर आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस इन MDS, लेकिन वहाँ पे यू हैव टू डू इट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आपको BA, MA, BSc या MSc के बाद आपका ये DDS या DMD प्रोग्राम है एंड इट्स अ डॉक्टरेट प्रोग्राम। जी। हाँ जी। तो वो एग्ज़ाम देके फिर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, एग्ज़ाम देके नहीं, द एग्ज़ाम इज़ टू गेट इनटू अ डेंटल स्कूल। तो डेंटल स्कूल में जब आपका एडमिशन हो जाता है देन यू हैव टू डू ए 2-year प्रोग्राम और 3-year प्रोग्राम। तो जैसे मेरे स्कूल में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में उस टाइम 3-year प्रोग्राम था, लेकिन कई डेंटल स्कूल्स हैं जैसे बॉस्टन यूनिवर्सिटी है उसमें 2-year प्रोग्राम है, UCSF है उसमें 2-year प्रोग्राम है और देयर आर अदर डेंटल स्कूल्स जिसमें 2-year प्रोग्राम है। आफ्टर डूइंग द 2-year program completion then you have to take a license exam or a board exam. Then every state has a different regulation. जैसे आपको जैसे न्यूयॉर्क है उसकी डिफरेंट रेगुलेशन है, न्यूयॉर्क के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, फिर न्यू जर्सी का अलग है, पेंसिल्वेनिया का अलग है, ओहायो का अलग है और देयर आर सम स्टेट्स लाइक नॉर्थ कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, उनका थोड़ा सा अपना एक सेपरेट एग्जाम है। तो वो थोड़ा अपना सेपरेट कनाडा पे आते हैं। हाँ जी, कनाडा में थोड़ा सा इजी इसलिए है डेंटिस्ट्री के लिए, देयर इज अ इक्विवेलेंस एग्जाम। तो आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है डेंटल स्कूल, you can directly take a equivalency exam. So there are different steps like AFK फंडामेंटल नॉलेज है, फिर क्लिनिकल जजमेंट है और फिर उनका रिटर्न है, मैं ख्याल NDBE रिटर्न एग्जामिनेशन, देन OSCE, देयर सम दैट NDE नेट, वो जो अभी नया कोई प्रोग्राम है। स्टिल यू कैन गो टू ए डेंटल स्कूल आल्सो, बट देयर आर लेस डेंटल स्कूल्स इन कनाडा। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव टू, बहुत कॉम्पिटिटिव है टू गेट इनटू ए डेंटल स्कूल इन कनाडा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, पॉइंट वो आगे हमारा जो था, हाँ जी, चलो ये तो हो गया। हाँ जी। अभी जो हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं, हाँ, कनाडा का माहौल किस तरह का है? काफ़ी रिसेशन वहाँ चल रहा है, बच्चे पढ़ाई के साथ जो लीगली वर्क करना होता है वो नहीं मिल पा रहा बच्चों को। किस तरह का माहौल? ये एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे से पूछा करमपाल जी। इसका देखो, एक तो मैं जो मेरी बात हुई वहाँ हमारे जो कॉन्सुलेट जनरल हैं वो ओटावा में, वो हैं मिस्टर संजीव वर्मा, और जो हमारे इंडियन कॉन्सुलेट हैं टोरंटो में हैं वो है मिस्टर सिद्धार्थ नाथ जी। तो एक वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12th आते हैं दे आर नॉट मैच्योर्ड इनफ, और एक अवेयरनेस भी नहीं होती, और एक बहुत पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर कल्चर। ये वहाँ पे थोड़ा इट्स वेरी हार्ड, द वेदर इज वेरी टफ, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कंट्री, द लॉजिंग इज वेरी एक्सपेंसिव, द एजुकेशन इज वेरी एक्सपेंसिव। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दे पे 5 times द फी। हमारा दर्शक डॉक्टर साहब हिंदी का ज़्यादा है। अच्छा, वो 5 गुना ज़्यादा। फिर तो बच्चे को अगर भेजना है तो ग्रेजुएशन के बाद भेजें, और एक अच्छे किसी स्कूल में भेजें। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो बहुत ज़्यादा प्रचलन ये है कि पिछले 3-4 साल से आफ्टर +2 बहुत ज़्यादा बच्चा जा रहा है। वो था, इट वाज अ बिग ट्रेंड के +2 के बाद गए, लेकिन वो अभी लाइक उनके लिए फिर इमिग्रेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट है, उन्हें डिफ़िकल्ट है इसलिए क्योंकि वो पॉइंट्स नहीं बनते आपके, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन करके जाते हो तो यू मेक मोर पॉइंट्स टू गेट योर PR कार्ड। लेकिन ये एक था, लेकिन
मैं इसको एडवाइस नहीं करता। ऐसे भी हमारे, मैं जो बता रहा हूँ कि जो कॉन्सुलेट जनरल हैं उन्होंने भी एक ये हमने डिस्कशन की वहाँ सारे इंडियंस का कि थोड़ी सी एक तो अवेयरनेस, और अगर आपको अपना बच्चा भेजना है पढ़ाई के लिए तो उसको ग्रेजुएशन के बाद भेजें। उसके बाद मैच्योरिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। अपने स्टूडेंट ने भी डिसाइड किया होता है कि विच कैरियर, विच वे ही वांट्स टू गो, कि कौन सा उसने फील्ड चूज करना है। तो 12th के बाद थोड़ा सा चाइल्ड उतना मैच्योर्ड नहीं होता, वो अपना वो गोल भी क्लियर नहीं होता है ना, और थोड़ी मैच्योरिटी भी कम होती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक है ना, सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं जैसे हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें आप ये लगाएं कि सबसे ज़्यादा बच्चे तुलना करें तो कनाडा में ज़्यादा जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि तो PR ईजी मिल जाती है, दूसरा वहाँ कनाडा से USA इजीली मूव कर सकते हैं, ऐसा है? अभी थोड़ा सा वो ये स्ट्रिक्ट हुआ है कैनेडियन इमिग्रेशन जी, लेकिन 2-3 साल पहले ये एक ट्रेंड था, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे क्योंकि PR लेना थोड़ा आसान था कनाडा में। लेकिन वहाँ से US, हाँ अगर आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली देन यू कैन गो टू US टू वर्क। ओके। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए ऑल ऑफ ए सडन, इतनी वहाँ पे जॉब्स नहीं थी और थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम भी आई, थोड़ा रिसेशन भी, थोड़ा स्लो डाउन भी है इन इकोनॉमी जी। तो इसके बाद इतनी पार्ट टाइम जॉब्स भी नहीं थी और इतनी उनके लिए अरेंजमेंट्स भी नहीं थे जी। तो एकदम से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे आ गए और दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू कंट्रोल देम। और कई यूनिवर्सिटीज़, बहुत स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ थी, बहुत छोटे प्लाजा कॉलेजेस थे और तो फिर स्टूडेंट, अच्छा फिर मैं ये नहीं कहता कि ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट गुड, लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि वो बिल्कुल ही इमैच्योर थे और लाइक लिटिल लॉस्ट, है ना, आप ये कह सकते हो। हाँ, तो फिर उसके लिए थोड़ा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो बिल्कुल 12th के बाद गए तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी आई वहाँ पे। तो अभी उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस किया है। दे वांट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टूडेंट वीज़ाज, जो उन्होंने मेन किया है। आई थिंक दे हैव इंक्रीज द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड GIC, है ना। वर्क परमिट की भी थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाई, जो LMIA था वो भी उन्होंने, आई थिंक दे हैव शॉर्टेंड इट। तो PR का प्रोसेस दे हैव मेड इट लिटिल डिफिकल्ट। दे वांट ओनली द जो वही बच्चे आए जो अफोर्ड कर सकें, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी कि मतलब यू शुड हैव दैट इनफ रिसोर्सेज कि यू कैन सपोर्ट योर फी ओवर देयर, मतलब आप अपनी फीस दे सकें, है ना। हाँ जी। तो उसके लिए अगर वो आपका एक क्राइटेरिया है, वो एक्सपेंसिव है, लेकिन अब पहले होता था कि बच्चे पार्ट टाइम जॉब करके वो मैनेज कर लेते, लेकिन अभी रिसेशन के बाद, थोड़ा स्लो डाउन के बाद पार्ट टाइम जॉब्स मिलना काफ़ी, इसीलिए GIC की फीस डबल कर दी है। हाँ, वो भी क्योंकि वहाँ पे अब स्टूडेंट को जॉब नहीं मिलती थी तो बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी होती थी। इधर पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी होती थी और जॉब्स वहीं काफ़ी ले ऑफ हुआ वहाँ की बड़ी कंपनीज में जो वहाँ के बॉर्न बच्चे थे या जो वहाँ के सिटीजन हैं, तो फिर यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा टफ हुआ। हाँ जी। और चलो डॉक्टर साहब, लास्ट में एक, आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, आपके दादाजी विधायक रहे जुलाना डिस्ट्रिक्ट जींद से, आपका क्या विचार है? आपके घर में पीछे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कनाडा से आए हुए थे, आप भी वहाँ कनाडा की राजनीति में आना चाह रहे हो या हरियाणा में आके कुछ सियासत में एंट्री करने की इच्छा है? नहीं, ऐसा करमपाल जी, वहाँ तो मैं, क्योंकि मेरे काफ़ी क्लिनिक हैं तो मेरे सभी से संपर्क है, तो काफ़ी मेरे मित्र भी हैं जो वहाँ के MP हैं, मिनिस्टर भी हैं और थोड़ा सोशली मैं इन्वॉल्व भी हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स का नहीं। लेकिन यहाँ जब मेरे फादर ने भी कई इलेक्शन लड़े तो मैं जब जाता था मेरे फादर के इलेक्शन में तो कई लोग पूछते थे कि जी आप इसको, गजेंद्र को राजनीति में क्यों नहीं लाते? तो मेरे दादाजी कहते थे कि ये पढ़ाई में अच्छा है, इसे पढ़ने दो। तो मैं बस डॉक्टरी में मेरा इंटरेस्ट बहुत हो गया, लेकिन अब तो है।
नहीं ठीक है। आप जैसे अच्छे सुलझे हुए लोग, ईमानदार लोग, यदि यहाँ भी राजनीति में हैं तो जी। अच्छा रहेगा। नहीं करमपाल जी, ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। चलो लास्ट में अपने मन की बात को दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कनाडा के बारे में अपने बारे में? बस मैं एक ही बात कहूँगा जी, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। जी। कि ज़िंदगी का एक ही असूल है कि हार्ड वर्क आपको करना है। अगर आपको सक्सीड है ना, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू बिकम। तो जैसे आज एक लेक्चर में हमारे डॉक्टर ओपी धनखड़ उन्होंने यही कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि 1% इज जीनियस, 99% इज हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क अगर आपको सक्सीड करना है किसी भी फील्ड में जो भी आप लाइक करते हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। नथिंग कम्स इजी। यस। हाँ जी। ये हार्डवर्क की बदौलत आप 5 हॉस्पिटल कनाडा में खोल लेते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। चलो बहुत बधाई डॉक्टर साहब, आपको बहुत धन्यवाद। Thank you, ये थे करमपाल जी। डॉक्टर गजेंद्र अहलावत, कनाडा में हैं, अपने 2 हॉस्पिटल अभी रन करें, एक में 5 थे। और आप वीडियो पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू करमपाल जी। नमस्कार।